हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस। कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों के पास। ठीक है, देखिए मेरा कल का क्वेश्चन था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इससे पहले दिन का क्वेश्चन था कि सैडलर आयोग की नियुक्ति कब और किसके शासनकाल में हुआ था, तो सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किस लिए हुआ था, तो शिक्षा में सुधार, यानी जो कोलकाता विश्वविद्यालय था ना, उसमें जो दोष था उसके कमी को दूर करने के लिए, दोष को पता लगाने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। ठीक है दोस्त, आइए बढ़ते हैं हम लोग आज क्यूज की ओर। ठीक है, अगले दिन के लिए मेरा क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, यानी द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम। आइए कल का क्वेश्चन है। अब कल का क्वेश्चन अगर आप आज का क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा कल हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए जंतु, देखिए हम अभी घटना चक्र चला रहे हैं, घटना चक्र के बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए जीव विज्ञान की उपशाखाएं, यानी जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी का अध्ययन में किया जाता है। यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का। यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित और मृत दोनों जीवों का अध्ययन किया जाता है। या तो जीव वो जीवित हो या जीव मृत हो, दोनों का स्टडी हम किस में करते हैं, जूलॉजी में। ठीक, अच्छा मिस्टेक कहाँ होता है दोस्त, कि दे देगा पेपर में ना कि जीवित जीव का अध्ययन किया जाता है, मृत जीव का अध्ययन किया जाता है, तो मैक्सिमम लड़का मारेगा कि जूलॉजी में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव कहने का मतलब है कि जो जीवित है। समझ गए ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है, इसलिए इससे अलर्ट रहिए। इससे अलर्ट रहने के लिए, यानी जीव विज्ञान में जीवित और मृत जीवों का दोनों का अध्ययन किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा बात आप समझ गए होंगे। ठीक, सही सुमेलित है। पक्षी के अध्ययन किस में किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वंशागति के मतलब कि जो वंशानुगति का अध्ययन कहलाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको जीनेटिक्स में अध्ययन करते हैं, किसमें, जीनेटिक्स में। अच्छा, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, यानी इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का। किसका, जीवाश्म का। अब जीवाश्म क्या है सर, तो जीवों और पेड़ पौधों के हजारों साल दब जाने से जो अवशेष जीव से प्राप्त होता है ना, उसी को जीवाश्म कहा जाता है, उसी को जीवाश्म। तो जीवाश्म में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। यानी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जनांकिकी। जनांकिकी जो है ना बच्ची, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति एवं जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन किया जाता है, जनांकिकी। ठीक, कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इथनोलॉजी। कह रहा है कि विभिन्न, ये तो हो गया। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का। पैलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। अगर कह देगा कि पैलियो वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप जीवाश्मों का। पादप, अब पादप कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा, जो पौधा। ठीक है, अच्छा जी, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। ठीक, मधुमक्खी के उपयोग किया जाता है किसमें, एपीकल्चर में। यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, एपीकल्चर में। खेती और खेती का नामकरण, दोस्त ध्यान दीजिएगा, खेती एक तरफ और खेती का नामकरण है।
एक तरफ। देखिएगा, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। एग्रो माने का हला फसल, एग्रो करना, ठीक है। कह रहे कि फसलों की खेती को क्या कहते हैं? अध्ययन को एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी नामकरण से जानते हैं फसलों की खेती। अच्छा, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। फलों की खेती पोमोलॉजी। पिसीकल्चर में मछली पालन। हार्टिकल्चर में बागवानी, फूल फल, ठीक, सब्जी की कृषि, ये सब हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हार्टिकल्चर में बागवानी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर में सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश का संकलन, यानी शब्दकोश का संकलन है ना, संयोजन। शब्दकोश किसको कहते हैं? डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश का संकलन जो है ना, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी क्या कहलाता है? तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन, यानी कैसे कैसे भाषा का उत्पन्न हुआ भाषा, ठीक है, एवं उसका विकास कैसे हुआ, इस सब का अध्ययन फिलोलॉजी में किया जाता है। किसमें? फिलोलॉजी में। आइकोनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? आइकोनोग्राफी में चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। विटिकल्चर अंगूर, यानी विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर उत्पादन से। कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन। कीट वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, यानी वर्मीकल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है ना, वो क्या होता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब जो नहीं, अर्थवर्म मतलब क्या? ये सब जो केचुआ नहीं, ये सब चलता है, ये सब अर्थवर्म के तहत आता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धों का अध्ययन, यानी बुढ़ापों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में। किसमें? जेरेंटोलॉजी में। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, यानी वृद्धावस्था जहाँ भी आ गया, बूढ़ावस्था, ये सब समझ जाओ कि जेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बताए हैं, अनुवांशिकता के। अनुवांशिकता के अध्ययन किस में? जेनेटिक्स में। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तब मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब 5 दिसंबर को राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओशिन प्रोटीन। अस्थियों में ओशिन प्रोटीन। और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। भाई साहब कंकाल तंत्र का एक वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट देख लीजिएगा, बहुत आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्त, ज़रूर उसको देखिएगा। उसमें ये बताए हैं कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओशिन प्रोटीन, और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अस्थियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन के लिए नलिका होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, ये सब फ्लो होता है, लेकिन लसिका के माध्यम से उपास्थि में भोजन पहुंचता है। किसके माध्यम से? लसिका के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारा बात समझने के लिए। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। आए दिन पेपर में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है मेरे दोस्त कि हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मृदा के, बिना मिट्टी के, ठीक है, बिना मिट्टी के, हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के जो पौधा उगाओगी ना, यानी केवल जल में, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? बेमेल है। साइकोलॉजी बेमेल है। मनोविज्ञान जो है ना, वह बेमेल है, यानी भिन्न है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सब एक समान है, ये सब में अध्ययन किया। साइकोलॉजी क्या होता है? मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। जब से बैक्टीरिया तुम पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में तुम टच करके उसको देख सकती हो, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया को देख सकती हो, साइकोलॉजी में किसी का अंदर तुम ढुक कर तो नहीं ना देख सकती हो, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी अस्थियों कहने का मतलब है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
बहुत सुंदर सेशन होने वाला है दोस्त, बने रहिए। जैव विज्ञान में देखिए, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो ऑक्सीजन पृथ्वी के उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं था, ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब अरब ना तब ना खरब है, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या हुआ कि जीव का उद्गम हुआ। पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ कब? 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम। जब पृथ्वी का उद्गम हुआ था, उत्पत्ति, तब इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है। कह रहा है कि नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो नील हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल। नील हरित, कोई दिक्कत बा? कोई डाउट नहीं ना है? यानी नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कह देना तो नील हरित शैवाल है। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है ना। कवक और शैवाल दोनों को कवक और शैवाल को मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन का प्रयोग किस में? तो प्रदूषण नियंत्रक में किया जाता है। अच्छा, लाइकेन से ही लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कह रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। तो ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस द, ये इतना भाई साहब इंग्लिश से कर दिया है ना टाइट कि इसको पढ़ना ही मुश्किल है। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने, यानी विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन द्वारा। क्या बोल रहा हूँ? कह रहे कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन द्वारा। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। आंसुओं का टपकना जरूरी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। भाई साहब सर्दी जुकाम से भी सब भी परेशान हैं। देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का तो चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन का है। ये रुमालिये हो रहा था, ठीक ना? रुमालिये पैरवा पर फिसल रहा था भाई, डर गए। ठीक है, कोई उससे गड़बड़ाइएगा नहीं, अचानक में आप लोग के साथ भी ऐसा हो जाता होगा। ठीक है। कह रहा है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन द्वारा और जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज। यानी विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था? बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम ने, यानी एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया था। ओपेरॉन अवधारणा है जैकब और मोनोड का। जैकब और मोनोड का ओपेरॉन अवधारणा है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक कारण। यानी विकास का मुख्य कारक अगर पूछ देगा ना तो प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। जैव के विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से क्या करिए? जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य विलियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, कौन? चीता। यानी चीता जो है इसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुष। यानी आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कहे ना कि कौन है? तो क्रो-मैग्नन मानुष। ठीक है। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है। शब्द डेनिओस
कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है एक आदि मानव जाति के संदर्भ में, एक आदि मानव जाति के संदर्भ में। चुपचाप रहना भी। डेनिसोवन शब्द किसके लिए आता है? तो एक आदि मानव जाति के संदर्भ में। याद रखिएगा, पेपर दरोगा में पूछ चुका है क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स की ओर। हाँ आइए दोस्तों, अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं, फिजिक्स ना पढ़ के, क्योंकि बायोलॉजी हो गया। अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। पूछेगा कि गदर पार्टी के गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी महेंद्र प्रताप थे। वह कौन थे व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संकल्पना की थी? तो महेंद्र प्रताप थे। कौन? महेंद्र प्रताप। वह स्थान जहां पर प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। वह अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? अफ़गानिस्तान के। यानी वह स्थान पूछा है, यानी अफ़गानिस्तान वह स्थान था जहाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप थे। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है मैडम भीखाजी। इन्होंने ही 1707 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को फहराया था। कोई दिक्कत है? भारतीय ध्वज को, अब भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्त। अब भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें 3 रंग होता है। कौन सा सर? तो ऊपर केसरिया होता है जो कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है, शौर्य और जागृति का प्रतीक है। अच्छा सर, बीच में सफ़ेद है, वो सच्चाई का प्रतीक है, और नीचे हरा जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। आइए, कह रहा है कि भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित सही कथन है तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थी, क्योंकि ये भी पारसी कास्ट की थी जाति के, और वो भी पारसी कास्ट के। तो जो है ना, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम भीखाजी कामा के माता पिता कौन थे? पारसी थे। और दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे। तो इनका निजी सचिव कौन थी? मैडम भीखाजी कामा। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था मैडम भीखाजी कामा थी। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में 1707 का बोला गया 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। स्टुटगार्ट जर्मनी, ठीक है। कहाँ पर? स्टुटगार्ट जर्मनी में। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को, ठीक है। वह बात जो मैडम भीखाजी कामा एवं बरकतुल्ला CVS अय्यर और MN राय में समानता थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये सभी क्या थे? प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यानी भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे ये लोग, ठीक। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना BD सावरकर ने किया था। कौन? तो देखिए कहाँ पर? तो लंदन में। कब? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना BD सावरकर ने किया था। किसने? BD सावरकर ने। अब भारत में अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में BD सावरकर ने ही किया था। 1902 में P मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, और अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदला खून। कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत जहाज था, जिसको कि सिख धर्म के जो थे ना संबंधित व्यक्ति, उन्होंने इसको किराया पर खरीदा था और इसको क्या कर दिया कि वहाँ जाने से, कनाडा की यात्रा पर निकले थे लेकिन कनाडा में जाने से प्रवेश से मना कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया कि इस पर काफ़ी विवाद हुआ। फिर कोलकाता में आया था यहाँ पर
काफ़ी हाथापाई हुआ दोनों के बीच, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति को मारा गया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। अगर पूछेगा कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह और बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित था, तो बाबा गुरदीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह। ठीक, सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह और बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित था, तो बाबा गुरदीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह ने कामागाटा मारू जहाज को किराए पर खरीदा था कनाडा की यात्रा के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हांगकांग जाते समय वहाँ पर विरोध हुआ, ऐसे ऐसे पूरा इसका लंबा कहानी है। ठीक है, अच्छा, हड़प नीति पश्चिम बंगाल में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, तो हड़प नीति बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में से सबसे बाद में हुआ बंगाल का विभाजन 1905 में। हड़प नीति 1856 में कौन? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त की नीति, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के समय में ना, अस्थायी बंदोबस्त की नीति। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था 1905 से, यानी बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से, यही से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक, वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, यानी बंग भंग पहले हुआ, उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन हुआ। यानी ये भी 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन इससे पहले कौन हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। अगर कह देंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905, लेकिन यह कब से प्रभावी होने वाला था? 16 अक्टूबर 1905 को, भूलो नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होने वाला था। ठीक, प्रभावी हुआ भी, तो इसीलिए 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस के रूप में और शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड, और रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। रेलवे का भाई साहब सर्वप्रथम विकास की बात करें ना, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, इसका शुरुआत किया था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लेकिन अगर पूछ देना कि रेलवे का सर्वाधिक जाल किसने बिछाया था, यानी नेटवर्क रेलवे का सबसे ज़्यादा भारत में किसने बिछाया था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई साहब, समझ गए आप। देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर, यानी बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछ देना कि कौन था, तो सर एंड्रूज। आगे आइए, हम लोग संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृति से संबंधित। ठीक है, सवाल कौन कौन सा पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे, तो सराय नहर और राय एवं महदहा से। सराय नहर, राय एवं महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। कौन है? मेहरगढ़। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भीमबेटका के गुफाएं से भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में, यानी गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ, हरियाणा क्षेत्र है। हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, एरिया, इस सब पहले हस्तिनापुर था। इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर थी। समझ में आ गया बात ना? वहीं पर महाभारत हुआ था। महाभारत के फारसी में रजमनामा नाम है। किसमें? रजमनामा। कोई दिक्कत है? कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करें कि महाभारत का फारसी में अनुवाद
किसने किया था सर्वप्रथम। ठीक, महाभारत कितने दिन लड़ा गया था? 18 दिन। बहुत सुंदर लगी क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक प्राप्त होता है? तब मृदभांड का चीज़ मृदभांड, यानी मिट्टी का जो घैला होता था ना उसी को मृदभांड कहा जाता था। क्या चीज़? मिट्टी के बना हुआ घैला जो था ना, घड़ा, उसी को मृदभांड कहा जाता था। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग किया जाता था लाल रंग का, यानी हड़प्पा कालीन में जितनी मिट्टी के बर्तन बनती थी ना उस पर किसका, बर्तनों पर किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। अगर पूछ देगा कि मूर्ति पूजा जो है सर्व इसका प्रारंभ यानी आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से, यानी पूर्व आर्य सभ्यता से ही मूर्ति का पूजा किया जाता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, यानी जो भी सिंधु घाटी के लोग थे ना वो पूजा किसका करते थे? पशुपति के। ये पेपर का सारा के सारा क्वेश्चन है। ठीक, सही कालक्रम है। ठीक, तो नगर संस्कृति का विकास सबसे पहले, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी किसमें? तब बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेद काल में जनता जो थी ना, जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16। हाँ, संस्कारों की संख्या 16। संस्कारों की संख्या, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या, वेद 4। ठीक, वेदांग 6, पुराण की संख्या 18, पुराणों की संख्या, उपनिषद की संख्या 108, उपनिषदों की संख्या भूलाओ नहीं। ठीक है, संस्कारों की संख्या 16 याद रखना आज। ठीक है, संस्कारों की संख्या 16। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब है कि महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था ना उसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है? तो कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। किनका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा गांधी के ना भाई, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहो उनको। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 543। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 में। आप 563 और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत है? 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। इसी का बताए थे ऑड कॉन्सेप्ट। क्या चीज़? यानी इनका ऑड और उनका इवन। हाँ, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु। हाँ, 540 ईसा पूर्व में जन्म और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु। देखो इनका इवन में है, ठीक है, उनका ऑड में है। कोई दिक्कत? अच्छा, महापरिनिर्वाण संबंधित है कुशीनगर से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप स्थित है राजगीर, बिहार में। राजगीर विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर, बिहार में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ पर? कार्ले में। ठीक है। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है अर्धमगधी। अर्धमगधी यानी प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह किस भाषा में है? अर्धमगधी। अर्धमगधी। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस में किया जाता है? आश्रय गृह के रूप में, यानी आजीविकों ने किया था। किसने?
आजीविकों ने। तो पूछता है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किस रूप में किया गया था? तो आश्रय गृह के ना होला कि कोई चीज़ आश्रय आके उसमें रुकना, आदमी को रुकना, ठहराओ, ठीक उसी के रूप में बराबर की गुफाओं का निर्माण हुआ था। किसके लिए? तो आजीविकों ने किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है तो कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ना बच्ची, उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐसा जगह है जो कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। दोनों का कहाँ पर? कौशाम्बी में। कहाँ पर? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। और होयलेश्वर के मंदिर शिव को समर्पित है। होयलेश्वर के मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। ठीक। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। यानी श्रवणबेलगोला कहाँ है बच्ची? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। गोमतेश्वर की विशालतम प्रतिमा स्थापित हुई थी चामुंड राय ने यहीं पर गोमतेश्वर की विशालतम मंदिर स्थापित की थी। ठीक। अर्धनारीश्वर मूर्ति देखना नेता टाइम, अर्धनारीश्वर मूर्ति आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है। यानी अर्धनारीश्वर जो है ना, अर्धनारीश्वर मूर्ति आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। क्या कहनी है? ध्यान से देखो इधर। अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है वह आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक, यानी आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक कौन मूर्ति है? तो अर्धनारीश्वर मूर्ति। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। यानी पूछ देगा कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो भागवतों ने। किसने? भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के समान में। यानी पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है ना, किसके समान में? भगवान जगन्नाथ के संबंध में। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है गोदावरी नदी के तट पर। यानी नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किसके तट पर? गोदावरी नदी के तट पर होता है। ठीक है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी नंदनगिरी शारदा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। तो दाईं से बाईं कहेगा ना तो खरोष्ठी, अगर दाईं से बाईं कहेगा तो खरोष्ठी, अगर बाईं से दाईं कहेगा तो ब्राह्मी लिपि। बाईं से दाईं कहेगा तो ब्राह्मी लिपि। रे बच्ची, यानी बाईं से दाईं कहेगा तो ब्राह्मी लिपि और दाईं से बाईं कहेगा तो खरोष्ठी लिपि। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य प्रांतीय विभाजन हिंदू कुश तक साम्राज्य के। यानी मौर्य नरेशों ने विकास किया था किसका? तो संस्कृति कला व साहित्य प्रांतीय विभाजन हिंदू कुश तक साम्राज्य के विकास के लिए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ से? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। कठियावाड़ के रुद्रदामन के उल्लेख में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी भारतीय और ग्रीक दोनों से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? गंधार शैली। तो गंधार शैली का निर्माण भारतीय और ग्रीक दोनों शैलियों से मिलकर हुआ है। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्त कृपया करके इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और पूरा बिहार पुलिस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई भी तैयारी करते हैं तो सभी दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।